बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, बांधो ना नाव। पूछेगा सारा गांव बंधो, पूछेगा सारा गांव बंधो, बांधो ना नाव। यह घाट वही जिस पर हंसकर, यह घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंस कर, वो कभी नहाती थी धंस कर। आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे हो कपते थे दोनों पांव बंधु, कपते थे दोनों पांव बंधु, बांधो ना नाव। एनएसडी बेसिकली आपको जो है बहुत हर तरह से तराशता है, आपको लिटरेचर से लेकर के कि उसका कितना महत्व है, या तरह तरह के लोग वहाँ आते थे, देखने वाले भी, सिखाने वाले भी। तो जो एक गिव एंड टेक, एक एक्सचेंज था चीज़ों का, वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे देता है जो हम प्रैक्टिकल में भी हमें जो है उससे अलहदा होती हैं। देखिए, कला एक अलग चीज़ है, अभिनय एक अलग चीज़ है, लेकिन अभिनय के साथ एक व्यक्तित्व का बनना एक अलग चीज़ है। मैं समझता हूँ अगर एनएसडी मैंने नहीं किया होता तो अभी जिस तरह से मैं अपनी बात को पुटअप कर सकता हूँ या करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रॉ था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी जो मेरे अंदर जो चीज़ है जिसको मैं वहाँ परफॉर्म कर सकता हूँ वो किस रूप में उसको कैसे बताऊँगा। इसका बहुत बड़ा योगदान मेरी लाइफ में रहा है एनएसडी का। मैं समझता हूँ कि सेकंड मदर ड्रामा स्कूल मेरे लिए। जैसे हमारा कोर्स है एनएसडी का, तो आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, आप डायरेक्शन की भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है, आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की भी नॉलेज मिल जाती है, आपको कारपेंटरी की भी मिल जाती है, आप सेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो तमाम तरह की चीज़, मतलब आप भूखों नहीं मरेंगे, मैं इतना कह सकता हूँ। यानी अब नगर की रक्षा के लिए कोई सेना नहीं बची। अब हम पश्चिम से धावा बोलेंगे। संध्या तक सारा विराट हमारी मुट्ठी में होगा और पांडव हमारे पैरों पर। तुम्हें क्या लगता है वहां पांडव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? तो पहले वो विराट की रक्षा करेंगे, बाद में अज्ञातवास की चिंता। वो इतनी सरलता से पराजित नहीं होंगे। और हमें पराजित करने की आवश्यकता भी नहीं, मात्र ढूंढना है उन्हें। खेल के नियम उन्हें अपने आप वनवास भेज देंगे। जैसे वो नियम अपमानजनक थे, वैसे ही ये युद्ध भी अपमानजनक होगा। अगर मैं अभी आपको हटा के किसी और को सेनापति बना दूं, क्या ये अपमान आपके लिए अच्छा रहेगा? तमाम तरह के किस्से सुना करते थे हम। जैसे हमारे एक हॉस्टल में हमारे पियोन थे गोविंद जी, तो वो चूँकि हॉस्टल में ही शुरुआत से रहे, और जब नसीर साहब और ओम जी एक ही बैच के थे तो बहुत सारी बातें बताया करते थे कि हाँ वो 9 नंबर के कमरे में थे, जहाँ 10 नंबर के कमरे में थे जहाँ मैं रहता था। मैं 3rd ईयर में 10 नंबर में था, मैं अकेला। तो बोलते थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे ओम जी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, और सुबह उठ करके वो जो है 4 बजे के आसपास कॉफ़ी बनाया करते थे, और कॉफ़ी के लिए मुझे आवाज़ लगाया करते थे। तो मैं कॉफ़ी उनके साथ पीता था, उसके बाद फिर अपना वो वॉक करने जाते थे और अपने जो भी उनकी पर्सनल जो उनको अपनी प्रैक्टिस करनी है वो किया करते थे। पीयूष भाई का एक किस्सा मुझे याद है। यहाँ आप हम सभी जानते हैं, बहुत ही कमाल के एक्टर भी हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। मैं भी गाता हूँ, तो ये बात उनको ही मालूम थी। तो उनका एक प्ले था जब मैं 1st ईयर में था, तो पहला कॉन्वोकेशन हो रहा था
जिसमें सारे पुराने सीनियर्स थे, उन सबको भी डिग्री दी जा रही थी। तो नसीर साहब भी आए, सबके परफॉर्मेंस थी। एक परफॉर्मेंस नसीर साहब की थी, एक आशीष विद्यार्थी जी की थी, पंकज कपूर साहब की थी, एक पीयूष भाई की थी। तो पीयूष भाई ने एक कहानी थी विजयदान देथा जी की, दुविधा, उसको परफॉर्म करना था सोलो, और उस दिन उनको हाई फीवर था। तो उस हाई फीवर में उन्होंने वो परफॉर्मेंस की थी। गाने भी खुद उनको गाने थे और बाकायदा उनको परफॉर्म करना था। और मुझे याद, जहाँ तक याद है, परफॉर्मेंस करने के बाद वो बेहोश हो गए थे। रंजीत भाई, चूँकि मैं उनसे बहुत अलग तरह से बहुत क्लोज़ रहा हूँ और मुझे उन्होंने बहुत प्यार हमेशा दिया। अन्नू जी चूँकि उनके छोटे भाई हैं, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है अभी। हम लोग एक फिल्म कर रहे थे चिंटू जी, हिमाचल में। तो उसको डायरेक्ट कर रहे थे रंजीत कपूर जी, और एक्ट उसमें अन्नू कपूर जी भी कर रहे थे। तो एक दिन जो है शूटिंग के बाद तय हुआ कि भाई रंजीत साहब के कमरे में सभी लोग मिलेंगे। तो वहाँ हम सभी लोग जमा थे, कैमरामैन सनी जोसेफ जी और बहुत सारे एक्टर्स, प्रियांशु इस फिल्म में थे हमारे दोस्त। तो सभी लोग थे, तो गाने बजाने सब शुरू हुए। अन्नू कपूर जी बहुत अच्छा गाते हैं, तो रंजीत भाई ने फिर मुझसे भी गवाया, मैंने भी गाया। तो एक कमाल की उनकी एक क्वेश्चन याद आ रही है मुझे, चूँकि मैं अन्नू कपूर जी का बहुत एडमायरर हूँ, ज़बरदस्त एक्टर हैं वो, जो उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला उनको। तो उस वक़्त क्या हुआ कि अन्नू कपूर जी ने बोला कि सबके सामने कि काका जी, मतलब रंजीत साहब, कि काका जी का टैलेंट मुझे मिल जाए और मेरा डिसिप्लिन इनको मिल जाए तो हमारा कोई सान ही नहीं है इंडस्ट्री में। नसीर साहब की क्लास में जो है हर एक की अपनी अपनी एक्सरसाइजेज होती थी। तो एक मेरी एक्सरसाइज थी। अच्छा, इस एक्सरसाइज में एक बहुत कमाल की बात ये थी कि जो टाइमिंग आपने फ़िक्स की है तो वो टाइमिंग रियल होनी चाहिए। अगर 12 बजे की टाइमिंग है तो आप दिन में कर सकते हैं या फिर 12 बजे रात को कर सकते हैं। तो मेरी जो एक्सरसाइज में जो एक प्लॉट था वो रात 12 बजे का था। ठंड के दिन थे और नसीर साहब जो है 12 बजे मेरी एक्सरसाइज के लिए पहुंच गए। अच्छा, उसमें एक चीज़ और भी थी कि जो भी चीज़ें हों रियल हों, मतलब हम ऐसे ना करें कि जो है हम एक एक्टिंग कर रहे हैं, हमें वो अनुभव करना ज़रूरी है। तो जब एक्सरसाइज शुरू हुई तो उसमें यह था कि मेरी एक्सरसाइज है तो मैं अपनी एक्सरसाइज में कभी भी एंट्री मारूंगा और तब मारूंगा जब मुझे कंफर्टेबल महसूस होगा। तो हॉस्टल में जो है मैं अपने मेरे एक जूनियर था अपना, तो सबके पास गया, मैंने कहा किसी के पास ड्रिंक पड़ी है क्या। फाइनली ड्रिंक मिली मुझे, तो काफ़ी मात्रा में थी, तो मैंने वो बिना पानी के पी गया। मैं पीने के बाद जो है कुछ देर के बाद मुझे जब ज़बरदस्त सुरूर हुआ तो फिर मैंने एक सिगरेट भी ली। सिगरेट लेने के बाद मैं अपने जहाँ मुझे परफॉर्म करना, जहाँ हमारी एक्सरसाइज हमारी परफॉर्म होनी थी, और मैं उस तरफ मैं पहुँचा, देखा कि मेरी जो बैचमेट थी तनिष्ठा चैटर्जी, तो वो जो है मेरी पार्टनर थी उसमें, और वो हारमोनियम पर बैठ के अपना गाना गा रही है। और प्लॉट ये था कि मेरा आज 12 बजे मेरा जो बर्थडे है वो ख़त्म होना है और मुझे इससे रिवेंज लेना है। तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, उसको देख रहा हूँ, धुआं निकल रहा है सिगरेट का, वो गाना अंदर गा रही है, बाकी मेरे सारे बैचमेट नसीर साहब सब देख रहे हैं मुझे इस तरफ। मेरा पूरा कंसंट्रेशन वही था। कॉरिडोर से मैं होकर के गया, मैंने वो बात कर रही है। एक्सरसाइज की एक चीज़ ये थी कि हमें कुछ डायलॉग बोलने नहीं है, हमें डायलॉग डिलीवरी नहीं करनी कुछ भी, जब तक ज़रूरत ना पड़े। तो जब मैं सारे कपड़े मैंने समेट लिए अपने बैग में भरने के बाद, मेरे पास मैंने सिंदूर लेके आया था जो रियल था, मंगलसूत्र लेके आया था जो हमें चाहिए था उसमें। तो मैंने सिंदूर लिया और सीधा उसके जो है माथे पे जो है धपाक से मार के पूरा कर दिया। तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और उसके बाद मैंने स्पिट कर दिया उसके चेहरे पे। स्पिट करके मैं चल दिया और मैं निकला अपने हॉस्टल के गेट से, निकलते और सीधा, और भयंकर गालियों की आवाज़ें आ रही है मेरे पीछे पीछे। तो निष्ठा जो है अनएक्सपेक्टेड था, उसका भी रिएक्शन बिल्कुल सही था। तो ये कुछ कमाल की इस तरह के किस्से बहुत रहे। और एक्सरसाइजेज कमाल की होती थी कि हम लोग 40 दिन की वर्कशॉप में जैसे छत्तीसगढ़ गए थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। बंसी कौल ने हम प्ले डायरेक्ट किया था और उसमें भी मैं मेन रोल कर रहा था। तो वहाँ की वर्कशॉप ऐसी थी हमारी 40 दिन की, जिसमें हमें एक बंजर ज़मीन को हमें बाकायदा स्टेज बनाना था। तो हम बाकायदा फावड़ा वावड़ा ले के पूरा सारा, हमने जो पूरा जंगल टाइप का था सब
साफ़ किया, बैठने की जगह बनाई, टीले बनाए, और जो वहाँ की जो एक भाषा थी छत्तीसगढ़ी उसको शामिल किया। वहाँ 40 दिन के अंदर ऐसे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो वहाँ के फोक आर्टिस्ट थे, जिसमें से रेखा देवार करके थी और भी कई सारे लोग थे। तो उनकी शैली किस तरह की थी, वो किस तरह से और कई तमाम इस तरह के हंसी मजाक के किस्से भी वहाँ हुए। लेकिन ऐसा होता था कि 24 घंटे ऐसा लगता था कि लगातार काम कर रहे हैं, फिजिकली हम सबके वजन गिर गए थे। लेकिन फाइनली हम लोगों ने हमारा जो प्रोडक्शन किया वो कमाल का प्रोडक्शन था। मेरे गुरुजी हैं रंजीत कपूर जी, तो हमारा जो लास्ट प्रोडक्शन था 3rd ईयर का, तो वो डायरेक्ट करने के लिए आए। अच्छा, रंजीत भाई के बारे में एक चीज़ हमेशा रही है कि वो जो है लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई चीज़ आपको थमा देते थे। तो हमने सुनी हुई थी अपने सीनियर से। शो हुआ, मेरी एग्जिट सिर्फ मात्र 2 या 3 मिनट की एग्जिट थी, सिर्फ एक, बाकी पूरे प्ले में जो है स्टार्ट टू फिनिश में रहता था। अब जैसे ही मैंने एग्जिट ली, तुरंत मुझे कॉरिडोर से आते हुए दिखाई दिए रंजीत सर, और एक बड़ा सा पेपर उनके पास था, तकरीबन आधे पन्ने का एक डायलॉग लिखा हुआ। और उन्होंने कहा, हेमंत वो जो तुम्हारी लाइन है उस डायलॉग के बाद की, उसके बाद ये जोड़ देना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना उसको। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा, अभी तुरंत मेरी एंट्री है और मुझे लगातार सेट पे रहना है, लगातार प्ले में रहना है। बट वो ऐसा प्रोसेस मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए ज़्यादा पसंद है बिकॉज आप ट्रेनिंग का एक हिस्सा हैं, और उस ट्रेनिंग के हिस्से में अगर आप इस तरह की चीज़ भी अगर आपको मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। आप कैसे हैंडल उसको करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभिनय के लिए जो मेरी अपनी सोच है, मेरी समझ जो कहती है वो ये कहती है कि जो है अभिनय जैसे जैसे आपका अपना इंटेलेक्चुअल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे दूसरे कैरेक्टर्स को समझने की आपके अंदर समझ बढ़ती चली जाएगी। वही आपको पोर्ट्रे करना होता है। और उसके लिए जैसे हमारे सब गुरु लोग कहते थे, अब हमको भी लगता है कि भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मात्र किताबें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। कोई सी भी किताब पढ़ो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, और उसको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। तो जब तक आप एज अ ह्यूमन अपने अंदर का प्यूरिफिकेशन नहीं करते चले जाओगे, तब तक आप किसी चीज़ को पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे। जैसे हम कहते हैं सिंगिंग, तो आप चाहे वेस्टर्न कर लीजिए चाहे क्लासिकल कर लीजिए, पहले तो सिंगर होना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक्टर, मतलब आपको एक्टिंग मालूम होनी चाहिए। ये थोड़ा सा गलत परसेप्शन है लोगों का कि हाँ ड्रामा की एक्टिंग मतलब कुछ अलग ही होगी या सिनेमा की एक्टिंग कुछ अलग ही होगी, गलत बात है। कुछ थिएटर वाले होते हैं जो थिएटर कर रहे हैं, जो थिएटर के एक्टर हैं, वो अपने इतने खुद उनके अंदर मैथमेटिक की कमी है, इसीलिए वो शायद लाउड करते हैं हर बात। तो हम कहते हैं भैया तुम ये ड्रामा की एक्टिंग मत करो, ये तो एक अलग अलग स्टेजेस हैं, मीडियम है, उस मीडियम को आप कैसे आप डिफ़र करते हो ये आपके ऊपर है, एक्टर के ऊपर है। जितने भी वर्ल्ड के ग्रेट एक्टर देख लीजिए, वो सबकी उनकी शुरुआत जर्नी जो भी है, और इवन आज भी वो लोग थिएटर कर रहे हैं, सब थिएटर बैकग्राउंड से हैं। क्योंकि कैमरा या फिर आपका अलग अलग माध्यम से प्रोसीनियम हो चाहे ओपन एयर हो, एक्टर को मालूम होना चाहिए कि मुझे किस तरह से अपनी बॉडी का, अपने वॉइस का, जेस्चर पोस्चर का किस तरह से अब मुझे इस्तेमाल करना है, स्पेस को ध्यान में रखते हुए। ओपन एयर अगर हम करें, जैसे पहले ग्रीक थिएटर होता था, उसमें 15-20 हज़ार लोग बैठ करके देखा करते थे। तो वहाँ पर एक्टर, पहले माइक्स तो होते नहीं थे, लेकिन इस तरह से ऑडिटोरियम की डिज़ाइनिंग होती थी कि साउंड इको करता था, और ऐसे ऐसे एक्टर लिए जाते थे जिनकी आवाज़ बहुत बुलंद हो। या फिर आप पारसी में देख लीजिए, तो जितनी ज़्यादा ऑडियंस आपके साथ होगी और कितनी रेंज है आपकी, मुझे उसी हिसाब से जेस्चर पोस्चर देने हैं आपने। अगर वही प्ले मैं इंडोर ऑडिटोरियम में करूँगा तो वहाँ मुझे थोड़ा अलग करना पड़ेगा कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, 500 है, 300 है, 250 है। और छोटा करूँगा सपोज़ कि जहाँ सिर्फ 50-60 लोग बैठे हुए हैं, तो मेरी एक्टिंग की स्टाइल बिल्कुल बदल जाएगी, मैं बिल्कुल मैन टू मैन बात करूँगा। यही कैमरे के साथ है कि आप मिड शॉट में किस तरह से मालूम होना चाहिए कि हाँ मैं फ्रेम से कितना आउट हो रहा हूँ। जैसे हम थिएटर में हमें लाइट से आउट ना हो जाऊँ, तो वो एक्टर का अपना मैथमेटिक है। मेरे हिसाब से एक्टिंग जो है वो यहाँ से कंडक्ट यहाँ से हो, लेकिन आप खेलो यहाँ से उसको। तो यार अभी तक हमको ये नहीं पता है कि हैप्पी इम्पोर्टेंट है कि नहीं। रमणीक, आई मीन यार तुम कंफ्यूज कर देते हो। हाँ, जैसे अपने हस्बैंड को नोट करो, मैंने सिर्फ हस्बैंड बोला है,
इंपॉर्टेंट हस्बैंड नहीं, ओके? जस्सी अपने हस्बैंड को रमनीक की सेक्स सर्विसी क्लिनिक में लेकर जाती है। रमनीक हैप्पी का सेक्सुअल डिसऑर्डर ठीक करती है। एंड गेस व्हाट? थेरेपी खत्म हो जाती है। हैप्पी और जस्सी मक्खन की तरह से प्यार करने लग जाते हैं। परफेक्ट फिजिकल इंग्लिश लव, टकाटक 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 टकाटक। और यहां तक कि कंसिस्टेंटली एक दूसरे के साथ क्लाइमेक्स भी करते हैं। वाह, ये तो टोटली डिफरेंट एंगल है बॉस। ये तुमने कंसीव कैसे किया है यार? मेरे दिमाग में ना डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स आ रहे हैं। देखो, तुम्हारे दिमाग में जो भी डिफरेंट विजुअल्स आ रहे हैं ना, उनको संभाल कर रखो, उनको कन्वर्ट करो सिनेमा में, प्योर सिनेमा में। मेरे हिसाब से थिएटर की हालत अच्छी तो नहीं है। आप आज देखिए, थिएटर का थोड़ा सा एक स्वरूप बदल गया है कि आप किसी फिल्म एक्टर को आप ले लीजिए थिएटर में, शो में, और प्ले का प्रारूप कुछ भी हो, लोग उसको देखने आते हैं, नाटक को देखने नहीं आते। अगर हम हिंदी बेल्ट के थिएटर की बात करते हैं तो हिंदी बेल्ट में थिएटर है ही कहाँ। यूपी आता है, एमपी आता है, बाकी और भी स्टेट हैं, बिहार आता है जहाँ हिंदी बोली जाती है, लेकिन वहाँ कितने लोग हैं जो रेगुलर थिएटर कर रहे हैं। बिहार में संजय उपाध्याय मेरे गुरुजी हैं जो वहाँ थिएटर कर रहे हैं, 2-3 लोग और भी हैं वहाँ पर, परवेज़ अख्तर साहब हैं जो वहाँ थिएटर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए। और जहाँ तक थिएटर के पूरे बैकग्राउंड की बात रही है तो आप पूरा पीछे उठा के देख लीजिए समय, कि जहाँ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ थिएटर को भी हमने बहुत महान थिएटर किया हुआ है। अगर हम कंपेयर करें बाहर के लोगों से, हम लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं कला पर, कोई गवर्नमेंट कहाँ कर रही है। अगर ड्रामा स्कूल का आप हटा दें तो जो थोड़ा बहुत थिएटर दिल्ली में देखने को मिलता है ड्रामा स्कूल के माध्यम से, वो भी बंद हो जाएगा। या ड्रामा स्कूल के माध्यम से जहाँ जहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं अलग अलग स्टेट में, अगर वो वहाँ ना करें तो लोगों तक पहुँचेंगे कैसे लोग। तो जब इम्तियाज़ अली साहब से मेरी मुलाकात हुई थी पहली बार, तो पूरी स्क्रिप्ट में सिर्फ वही एक सीन था जो बाकायदा लिखा हुआ था। तो रणदीप साहब, रणदीप हुड्डा और मैं, हम लोग और इम्तियाज़ अली, हम 3 लोग थे। तो हमने वो सीन पढ़ा तो उसमें कुछ क्योंकि बहुत ही रॉ उसमें भाषा है, तो मेरा जो कैरेक्टर है वो उसका बॉस होता है और दोस्त भी उसका है। तो मेरी बहुत रॉ भाषा जो है उस पर रणदीप हुड्डा ने कहा, तो इम्तियाज़ अली बोले नहीं ये कैरेक्टर ऐसा है, ये बोलेगा ये। तो ठीक है, अच्छा वो सीन था। मुझे उसके बारे में बाद में पता लगा कि केवल ये सीन है जो लिखा हुआ था। फिर जब शूट पर हम पहुँचे तो मुझे बुलाया गया सेट पर। मैं सेट पर पहुँचा और कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन करके दिखाया, हाँ जी ठीक है। तो उस दिन वो सीन शूट होना नहीं था। तो इम्तियाज़ अली बोले कि चलो एक बार ऐसे ही डायलॉग करते हैं। मैं तैयार था तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनको लगा कि कल पे ना करके आज ही कर लो इसको शूट। तो जो अगले दिन शूट होना था वो हमने उसी दिन 3-4 घंटे के अंदर अंदर रात में पूरा कर लिया था। कमाल की बात आपको बताऊंगा, उसमें जो रॉ एक वर्ड था उसको हटाने के लिए मुझे इम्तियाज़ साहब की तरफ से कॉल आया, क्योंकि ये फिल्म कांस में जा रही थी, उसका एक पहला शो था और उसके बाद फिर रिलीज़ हो रही थी ये। तो मुझे बुलाया गया, तो वहाँ रसल पकुट्टी खड़े थे। तो उन्होंने गले लगा लिया मुझे, बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया हेमंत, और तुम्हारे इसी काम की वजह से मैं इसमें कोई साउंड नहीं डाल रहा हूँ, कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं है उस पूरे सीन में। 1000 बेर कह चुका हूं इन अमीरन से दूर रहा कर, इनसे उलझो मत, सबकी पहुंच होवे ऊंची, इनसे उलझोगे तो थारी खाल उधर देंगे बदन सू। अब सिल्ट की वजह से कहां घूर रहे हो भाई, क्या करे वो, खावे वो। तेरी फटते देख रहा हूं, या कि जैसा होगा तू भी। ए भाटी, तू यो ना कहना, अब यह बात तो रह जाएगी भाई, यह बात तो रह जाएगी भाटी। आपके सगले किस्से अभी के अभी निपटाए दे, फुल एंड फाइनल बोल। ए ना कैसा ना हेलो। आज का ऐसा दौर है कि जहाँ टाइम नहीं लोगों के पास, और कोई भी कला अगर आप उसको व्यवसाय के रूप में सोचते हैं तो अपने आप में बहुत कठिन डिसीजन है। तो ऐसे में आप उसको या तो समर्पित हो जाओ उसके लिए, तो उसमें आपको बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो हमेशा मिलता ही है।
तो उसके लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आप अभिनय करने आए हो, तो अभिनय किस किस तरीके से आप ले सकते हो, कैसे आपको कौन सी चीज़ मदद कर रही है, उसके लिए आपको बहुत वेट भी करना पड़ सकता है। ये कठिन पढ़ाई है, केवल किताबों की पढ़ाई नहीं है, 24 घंटे का एक रियाज है। तो उसमें यही है कि बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस के साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा है।